जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के लिए जारी किए गए नए 5-5 सेट मॉडल प्रश्न पत्र के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सेट 1 के सभी 1900 सब्जेक्टिव प्रश्नों यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर लेकर के आया हूं, जो आपसे छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो सेट 1 है उसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को एक एक करके देखते हैं। और इसमें सबसे पहले आपका दिया गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न और यहां पर हम आपको कुल मिलाकर के 7 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको केवल 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है, 7 का उत्तर नहीं लिखना है। और दोस्तों, यहां पर आपका जो पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वह है कि कल्पनादर्श या यूटोपिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श या यूटोपिया कहते हैं। इसका दोस्तों आपका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि सत्याग्रह का विचार से आप क्या समझते हैं। गांधी जी ने जिसको अपना हथियार बनाया था, तो उस सत्याग्रह के विचार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि सत्याग्रह का विचार सामूहिक आंदोलन की एक अनूठी पद्धति को दर्शाता है जो सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके बाद आगे है कि यह इस विश्वास की पुष्टि करता है कि यदि कारण सही है और लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क के खिलाफ शारीरिक बल या जबरदस्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि सत्याग्रह के अंतर्गत आपका कोई भी विषय है उसके खिलाफ आप लड़ते हैं तो उसमें आपको जो शारीरिक बल या जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें सत्य के प्रति अड़िग रह करके, सत्य के प्रति आग्रह रह करके आप लड़ाई को लड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आगे आपका दिया गया तीसरा प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि किन्हीं 2 राजनीतिक दलों का नाम बताएं। यानी कि भारत में बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उसमें से आपको 2 पार्टियों का नाम लिखना है और इसका उत्तर हमने यहां पर लिखा है। 1 नंबर में भारतीय जनता पार्टी, 2 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, यहां पर आप लोग आम आदमी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है या राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, बहुजन समाज पार्टी है, किसी भी पार्टी का नाम आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। 2 ठो हमने यहां पर इन दोनों का नाम लिखा है। इसका दोस्तों आपका जो चौथा प्रश्न है वह है कि किन्हीं 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखें। 2 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर में सौर ऊर्जा, 2 नंबर में पवन ऊर्जा। तो इस तरह से हम लोगों ने चौथे प्रश्न के उत्तर को भी देख लिया जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया था। दोस्तों, इसके बाद आपका जो 5वां प्रश्न है वह है कि सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखें। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहली विशेषता है कि सड़क उबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। यानी कि सड़क जो है किसी भी जगह बनाया जा सकता है, चाहे वो उबड़ खाबड़ हो, मैदान हो या पर्वत हो। इसका दोस्तों दूसरी विशेषता है कि सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में कम खर्चीला होता है। यानी कि सड़क परिवहन जो है इसमें कम व्यक्तियों के लिए भी बनाया जा सकता है, कम दूरी के लिए भी बनाया जा सकता है, कम वस्तुओं के ढुलाई के लिए भी बनाया जा सकता है और इसको जो है कम खर्चा में बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस विशेषता को भी देख लिया। दोस्तों, इसके बाद आपका जो छठा प्रश्न है वह है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि मुद्रा या करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है। यानी कि जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी चीज को खरीदते या बेचते हैं तो उसको मुद्रा कहते हैं। और भारत की जो मुद्रा है वो रुपया है, ये आप लोग भी जानते हैं। इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। यानी कि 5-10 रुपये का सिक्का हो या फिर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये का नोट हो, वो सब आता है। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका इसमें लिखना है कि आमतौर से किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। यानी कि मुद्रा जो है वो सरकार द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, भारत की जो मुद्रा है रुपया, उसको कौन जारी करता है। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935
किस ईस्वी में की गई थी। इसको दोस्तों आगे इसमें लिखना है कि मसलन भारत में रुपया व पैसा मुद्रा है। भारत के मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। वहीं पर बांग्लादेश के मुद्रा को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि जो कंपनियां एक से अधिक देशों में व्यापार करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। यानी कि भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंग्लैंड, फ्रांस सभी देशों में जिस कंपनी के द्वारा व्यापार किया जाता है उस कंपनी को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। आगे इसमें उदाहरण देना है, जैसे में फोर्ड मोटर कंपनी इत्यादि। इत्यादि का मतलब है कि आप लोग जो मोबाइल चला रहे हैं, ओप्पो, वीवो इत्यादि, तो ये आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अनेकों देशों में चलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 7वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया लघु उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के हम 7 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 5 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा, और पांचों प्रश्न आपका 3-3 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्नों से दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि 8वां प्रश्न है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। ये जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक में भी है, जो आपका इतिहास का किताब है ना, उसमें दिया गया है। और दोस्तों इसका जो उत्तर लिखना है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए? तो पहला कदम है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों का प्रचार किया गया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो जो दूसरा कदम है वह है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग पर रहने वाले नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। इसके बाद तीसरी जो कदम है वो है कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं, फ्रांस का जो संसद था उसको पहले कहा जाता था स्टेट जनरल, लेकिन उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया, जिसका चुनाव फ्रांस के सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाता था। सक्रिय नागरिक का मतलब आप लोग जानते हैं ना, कि वेतन के 3 दिनों का जो टैक्स देता था सरकार को, उसको सक्रिय नागरिक कहा जाता था, और उसी के माध्यम से नेशनल असेंबली के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। दोस्तों इसके बाद जो चौथा कदम है वो है कि नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ, और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे देखा। इसके जो 5वां कदम है वह है कि फ्रांस का नया राष्ट्र ध्वज चुना गया। फ्रांस का जो राष्ट्रीय झंडा था उसको चुना गया। इसका 6ठा कदम है कि फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया और क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। जो हम लोग देख रहे हैं, फ्रांस का राष्ट्रीय भाषा किसको बनाया गया? फ्रेंच को। इसका दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें तो आगे आपका 7वां कदम है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। आगे हम लोग बढ़ें तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं दिया हुआ है कि और भार मापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो है फ्रांस में समाप्त कर दिया गया, और भार मापने की जो प्रणाली थी उसको एक समान कर दिया गया। दोस्तों इसके बाद आपका जो 9वां प्रश्न है वह है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया? ये प्रश्न आपका किताब में दिया गया है, और इसका उत्तर होगा कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया क्योंकि पहला में लिखना है कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा रहता था, और गुजरात के तट पर स्थित बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, और निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क से बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे, और 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह जो नेटवर्क है वो टूटने लगा था। यानी कि शुरू में जो हम लोग देख रहे हैं सूरत बंदरगाह की स्थिति सही था, लेकिन 1750 ईस्वी के बाद जो है ये जो है हाशिए पर पहुंचना शुरू हो गया, यानी कि कमजोर होना शुरू हो गया था। दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो दूसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं
कि यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी और पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियायतें हासिल की और इसके बाद उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया और इससे सूरत बंदरगाह से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई और यह बंदरगाह हाशिए पर पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भारत आई और भारत आने के बाद जिस तरह से जमोरिन से वास्को डी गामा ने व्यापार करने का अधिकार ले लिया था उसको खुश करके, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर किया गया और धीरे धीरे भारत को जो कमजोर बनाया गया और इसका असर सूरत के बंदरगाह पर भी पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 9वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका 10वां प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। बहुउद्देशीय परियोजना से कौन कौन सा लाभ मिलता है? तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य एवं लाभ निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य या लाभ क्या है? तो इसमें लिखना है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है। हम लोग जानते हैं कि बांध है, डैम है इत्यादि बना करके जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है जल का भंडारण किया जाता है और उसका प्रयोग जो है सिंचाई या बिजली उत्पादन इत्यादि में किया जाता है। इसका दोस्तों दूसरी जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लाभ या फायदा है वह है कि बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। बांध अगर बना दें बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत तो बाढ़ जो है वो रुकता है, बाढ़ नहीं आता है। इसका तीसरा जो लाभ हम लोग देख रहे हैं कि जल विद्युत का उत्पादन होता है। चौथा है कि नहरों द्वारा नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। हम लोग जो देखते हैं कोनार डैम है या फिर टेनू घाट डैम है, वहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। इसका दोस्तों पांचवा जो लाभ है कि मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। वहां पर जो मछली का भी पालन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं। तो ये इतने लाभ थे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 11वां प्रश्न है वह है कि एक पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का विवरण दें। पेय फसल का मतलब क्या है? चाय है, कॉफी है इत्यादि जो हम लोग पीते हैं ना, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया कि उसमें से एक का नाम लिखना है और उसको जो उगाते हैं तो उसके अनुकूल परिस्थितियों को लिखना है। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे कि चाय एक अत्यंत महत्वपूर्ण पेय फसल है, यानी कि चाय जो है ये आपका पेय फसल है और इसे शुरुआत में अंग्रेज द्वारा लाए गए थे, परंतु आज ज्यादातर चाय बागानों के मालिक भारतीय ही हैं और चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकाय वाले ढालवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी कि जो ढालवा क्षेत्र होता है, भूमि होता है, वहीं पर चाय की खेती की जाती है, जैसे में असम है, पश्चिम बंगाल है इत्यादि क्षेत्रों में। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि चाय की झाड़ियों के लिए वर्ष भर उष्ण और कोष्ण और फला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक इसके उत्तर को देख लिया। दोस्तों इसके बाद आगे हम लोग इसी में थोड़ा सा लिखेंगे कि आज भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। तो इस तरह से हम लोगों ने 11वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 12वां प्रश्न है कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इससे क्या क्या लाभ है। सत्ता की साझेदारी क्या है और इससे क्या क्या लाभ है, ये आपका सिविक्स से प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है और लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है जो भागीदारी के द्वारा संभव हो पाती है। तो इस तरह से यहाँ तक लिखा। इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि सत्ता का बंटवारा अच्छा है क्योंकि यह सामाजिक समूह के बीच संघर्ष की संभावना को कम करने में मदद करता है और चूंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता साझा करना एक अच्छा तरीका है और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 12वें प्रश्न के उत्तर को लिख लिया और इसमें पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने सबसे पहले ये लिखा कि सत्ता की साझेदारी क्या है या फिर इसका मतलब क्या है, इसको इस तरह से शुरू में लिखा। इसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया था कि इससे क्या क्या लाभ है,
तो इसका उत्तर पैराग्राफ चेंज करके हम लोगों ने यहाँ पर लिखा और इसका उत्तर आपका तैयार हो गया। दोस्तों इसका 13वां प्रश्न आपका है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में निम्नलिखित अंतर हैं। कौन कौन से अंतर हैं? तो पहला नंबर में है कि राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं, जबकि दबाव समूहों का नेतृत्व केवल एक नेता के द्वारा किया जाता है। यानी कि मेघा पाटकर ने जो किया था, जो आपका कौन सरवार इसका दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है कि राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं, जबकि दबाव समूहों में पूरा वर्ग शामिल होता है। इसका तीसरा जो आपका यहाँ पर देख रहे हैं अंतर कि राजनीतिक दल सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं और सत्ता पर उनका नियंत्रण होता है, और इसके विपरीत दबाव समूह में यह ताकत नहीं होती है। इसका चौथा जो आपका यहाँ अंतर है वह है कि राजनीतिक दलों के पास शक्ति होती है और इसकी जड़ें गहरी होती है, जबकि दबाव समूह केवल जनता की शक्ति पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 13वें प्रश्न के उत्तर को लिखा, जिसमें पूछा गया था कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 14वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभावों को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दें। आपका जो इतिहास का किताब है वहां से ये प्रश्न दिया गया है और इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि तकनीकी विकास ने खाद्य उपलब्धता को सुगम और अति प्रभावी बना दिया है, और इसके 2 उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला उदाहरण है यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किए गए और तेज चलने वाली, आगे इसमें लिखना है कि तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई एवं बोगियों का भार भी कम किया गया और जलपोतों का आकार बढ़ाया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और अधिक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो ये आपका तकनीक का पहला भूमिका है। इसका दूसरा में लिखना है कि 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, और उस समय तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, और उस समय केवल जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा घेरते थे और बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे। यानी कि भारत है या फिर अफ्रीका है या अमेरिका है इत्यादि क्षेत्रों से जो जानवर है वो आपका इंग्लैंड या फिर अन्य यूरोपीय देशों में ले जाया जाता था पानी के जहाज से, तो जाते जाते वो मर जाता था या बहुत कमज़ोर हो जाता था, तो वो खाने लायक नहीं रहता था, जिसके कारण यूरोप में जो है मांस बहुत महंगा मिलता था। आगे दोस्तों इसमें लिखना है कि आप बीमार पड़ जाते थे और बहुत का वजन गिर जाता था या वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था यूरोप में, और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था, वहां के गरीब लोग मांस नहीं खाते थे। इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था, और नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई और पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। यानी कि रेफ्रिजरेटर के आने के बाद जो है मांस जो है बहुत आसानी से यूरोप पहुंचने लगा और वहां पर वो जो है सस्ता हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखा। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आपका कुल मिलाकर के 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में केवल और केवल 3 प्रश्नों का ही उत्तर लिखना होगा, जिसका उत्तर आप बहुत ही अच्छे ढंग से जानते होंगे। और दोस्तों आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो सभी प्रश्न 5-5 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर के 15 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यानी कि 15वां प्रश्न है, वह है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं और G77 किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, व्याख्या करें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक समूह में है, जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित हुए हैं। यानी कि ये जो G77 है ग्रुप 77 विकासशील देशों का एक संगठन है, जिसमें कुल मिलाकर के 77 देश जो हैं सदस्य हैं, और इसका उद्देश्य है वहाँ
वहाँ के देशों का आर्थिक विकास करना, वहाँ की अर्थव्यवस्था को गति देना। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि इन 77 देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज उठाई है और इस नई आर्थिक प्रणाली से उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थ में नियंत्रण मिल सके। दोस्तों इसके बाद आगे इसमें लिखना है कि जिससे उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो इस तरह से यहां तक लिखना है। इसका पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि G77 को ब्रेटन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, क्योंकि पश्चिम के विकसित राष्ट्रों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का निर्माण किया था और इसमें लिखना है कि इस व्यवस्था का संचालन और एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसी बड़ी शक्तियों के हाथों में थे और इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था। अतः इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप इन 77 विकासशील देशों ने G77 का गठन किया था। तो इस प्रश्न के उत्तर को हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है और इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। यानी कि शासन का जो रूप है, संघीय शासन और एकात्मक शासन, तो दोनों स्वरूपों में क्या अंतर है, इसको उदाहरण के साथ आपको प्रस्तुत करना है, लिखना है। और इसका उत्तर मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया है, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें शुरू में लिखना है एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। क्या क्या अंतर है, इसको इस तरह से बॉक्स के माध्यम से पॉइंट वाइज लिखने से ज्यादा नंबर मिलेगा, इसीलिए आप लोग ठीक इसी तरह से लिखिएगा। और इसमें सबसे पहले यहां पर लिखना है एकात्मक सरकार, यहां पर संघात्मक सरकार, और यहां पर पहला पॉइंट में लिखना है कि एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है और शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और केंद्र के पास सारी शक्तियां होती है, उदाहरण के लिए जापान में। इसका इसी में जो लिखना है संघात्मक में कि इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है और संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांतों के बीच होता है। जैसे उदाहरण में भारत में जो केंद्र में जो नरेंद्र मोदी है, वहीं पर विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा शासन होता है, यानी कि संघात्मक सरकार है भारत में, ये यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इसका दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है कि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है और यह लिखित भी, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में। इसका दूसरा में इधर लिखना है कि संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है, क्योंकि शासन में शक्तियों का बंटवारा होता है, उदाहरण के लिए भारत में। इसका तीसरा पॉइंट लिखना है कि एकात्मक सरकार छोटे छोटे देशों के लिए उपयुक्त है। आगे इसमें लिखना है कि संघात्मक सरकार जो है वो बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, छोटे जो देश हैं उसके लिए एकात्मक शासन चाहिए, अच्छा रहेगा, वहीं पर जो बड़े देश हैं उसके लिए संघात्मक सरकार सबसे उपयुक्त है। इसका दोस्तों इसमें चौथा पॉइंट लिखना है कि इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य को विशेष आदेश नहीं दे सकती है, और इधर इसमें लिखना है कि इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसका दोस्तों इसमें जो अंतिम पॉइंट लिखना है 5वां में कि इसमें नागरिकों को एक हरी नागरिकता प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए इंग्लैंड में, और इधर 5वां में लिखना है कि इसमें नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, उदाहरण के लिए अमेरिका में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो अंतर था उसको देख लिया। इसको दोस्तों आपका जो 17वां प्रश्न है वह है कि भारत में तृतीयक क्षेत्रक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है, तो इसमें तृतीयक क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में यहां पर लिखना है। और दोस्तों इसका उत्तर होगा कि तृतीयक क्षेत्रक में दूसरों को सेवाएं प्रदान करने की गतिविधियां शामिल हैं, उदाहरण के लिए व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं, बीमा आदि 4 कारण जो यह साबित करते हैं कि तृतीयक क्षेत्र भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर जो है 4 उदाहरण दिया गया नीचे, जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों इसमें पहला जो हम लोग देख रहे हैं इसमें दिया गया है कि
तृतीयक जो क्षेत्र है ऐसी सेवाएं प्रदान करता है जो लोगों की बुनियादी जरूरतों के अंतर्गत आती है, जैसे में अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, डाक, तार सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनियां आदि। और इस प्रकार सरकार के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको दोस्तों आगे हम लोग जाएं तो दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट कि सभी तीन क्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक एक दूसरे पर निर्भर हैं और कृषि और उद्योगों के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है और इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास से तृतीयक क्षेत्र का विकास हुआ है। आगे तीसरा पॉइंट में लिखना है कि जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो बाहर खाना, पर्यटन, खरीदारी, निजी अस्पताल, निजी स्कूल, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इसका अगला पॉइंट लिखना है कि हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नई सेवाओं का उद्भव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और इस प्रकार ऐसी सेवाओं के उपयोग से तृतीयक क्षेत्र का विकास हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 17वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद आपका 18वां प्रश्न है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इससे बचाव के उपायों को लिखें। ये आपका ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर होगा कि भूमि की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। तो इसका उत्तर हम लोगों को मिल गया कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं। आगे इसमें लिखना है कि मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है। आगे इसमें लिखना है कि मिट्टी ऊपर अपरदन को रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो इसमें पहला उपाय है समोच्च रेखीय जुताई और इसमें लिखना है कि ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से हल के साथ जल के बहाव की गति कम होती है और इससे अपरदन की क्रिया कम होती है और इस जुताई को समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं और इस प्रकार की जुताई हिमालय क्षेत्रों तथा आंतरिक पहाड़ी भागों में उपयुक्त है। इसको दोस्तों अगला जो आपका दूसरा उपाय है वह है कि सीढ़ी नुमा सोपानी कृषि और इसमें लिखना है कि तीव्र ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाकर खेती करने से पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, जिससे मृदा का अपरदन कम होता है और हिमालय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा कृषि काफी विकसित अवस्था में है। इसके बाद आगे लिखना है तीसरा में घास की पट्टिकाएं, घास की पट्टियां और इसमें लिखना है कि नीचे क्षेत्रों जहां तेज जल बहाव की संभावना होती है वहां फसलों के बीच घास लगाई जाती है और इस घास की पट्टी से तेज जल बहाव के प्रभाव को कम किया जा सकता है और इस कारण मृदा का अपरदन कम होता है और इस प्रकार की युक्ति पहाड़ी या मैदानी क्षेत्रों में अधिक लाभदायक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे पॉइंट को देखा। इसका चौथा है वृक्षारोपण और इसमें लिखना है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती है जिससे अपरदन कम हो जाता है और इस कारण पहाड़ी ढलानों तथा नदियों के किनारे एवं अन्य सभी जगहों पर पेड़ पौधे मिट्टी अपरदन को रोकने में सहायक है। अतः वृक्षारोपण मृदा संरक्षण में मददगार है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पॉइंट को देखा। इसके बाद आपका पांचवा दिया गया है कि पेड़ों की रक्षक मेखला बना करके और इसमें लिखना है कि पेड़ों को कतार में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है और इस रक्षक मेखला के कारण पवनों की गति को कम किया जा सकता है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत हवा से कम उड़ती है, फलस्वरूप मृदा अपरदन कम होता है और पेड़ों द्वारा बनी यह रक्षक मेखला शुष्क तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। तो इस तरह से पांचवें पॉइंट को देखा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका छठा पॉइंट दिया गया कि अति पशुचारण पर नियंत्रण, यानी कि पशुओं से जो ज्यादा चरवाही होता है तो उस पर रोक लगाना और इसमें लिखना है कि पशुओं की बेरोक टोक चराई को रोककर मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। इसको दोस्तों इसमें जो सातवां और अंतिम पॉइंट है
बांध बनाना, और इसमें लिखना है कि वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आने के से आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव होता है और नदियों पर बांध बनाकर पानी को रोककर धीरे धीरे कम मात्रा में छोड़ा जाता है और इससे बाढ़ की समस्या भी नहीं होती है तथा मृदा अपरदन भी कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 18वें प्रश्न के उत्तर को देख लिया। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 19वां प्रश्न है जो मानचित्र से संबंधित है, जिसमें प्रश्न पूछा गया कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। क्या क्या दर्शाना है? तो 1 नंबर में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो सड़क परियोजना है ना, जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ता है, तो उसको दिखाना है। इसका दूसरा में तूतीकोरन दिखाना है कि ये कहाँ पर है। इसका हीराकुंड बांध दिखाना है। साथ ही साथ चौथा में कॉर्बेट नेशनल पार्क को दिखाना है और 5वां में विशाखापट्टनम दिखाना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का मानचित्र है जिसमें आपका जो दिखाया गया है, सबसे पहले आपका क्या पूछा गया था, इसमें सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो सड़क है उसको दिखाना था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कलकत्ता है, कलकत्ता से आपका जो दिल्ली तक जाता है, फिर यहाँ पर देखिए मुंबई तक आता है और इधर देखिए कि इधर जो विशाखापट्टनम इधर भी आता है। और इस तरह से ये जो एरिया है जो घुमा हुआ है ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो सड़क योजना है वो है। दोस्तों इसका दूसरा चीज इसमें क्या पूछा गया था, तो तूतीकोरन कहाँ पर है, तो देखिए आपका तूतीकोरन यहाँ पर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा पूछा था हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड आपका देखिए यहाँ पर है। इसके बाद अगला जो आपका चौथा था कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क देखिए यहाँ पर है। इसके बाद आगे आपका अंतिम था विशाखापट्टनम, तो देखिए विशाखापट्टनम आपका यहाँ पर है। तो इस तरह से आपका जो मानचित्र से संबंधित काम है ये बहुत जल्द निपट जाएगा और आपको 5 में से 5 नंबर मिल सकता है, इसमें नंबर कटेगा नहीं। और दोस्तों हम इस वीडियो के बाद मानचित्र से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर भी इस YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा, ठीक है ना, अपलोड करूंगा या फिर नहीं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। तो दोस्तों इस तरह से आज आपसे झारखंड बोर्ड के मैट्रिक के छात्रों के सोशल साइंस के मॉडल पेपर सेट 1 के सभी प्रश्नों का उत्तर था। और ठीक इसी तरह से आपके लिए जो भी छोटे बड़े अपडेट होते हैं, VVI प्रश्नों का उत्तर होता है, मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन है, VVI प्रश्नों का उत्तर है, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों तक भेजता रहता हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।